आज हम शुरू कर रहे हैं 2007 वाला जेई पेपर एंड पेपर 1। P2 आपका होमवर्क होगा, P1 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो थोड़ा आइडिया ये भी लगे कि ईजीली क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। जैसे इस पेपर में पहला सवाल है, क्या ये बहुत सीधा है कि नहीं? बहुत ही सीधा। मीटर ब्रिज पे बहुत डायरेक्ट सवाल है, फिर भी मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ। कोई आप पढ़ के देख लो, सवाल सीधा सा ही आ गया। एडवांस में ये आया और ये 3 नंबर का था। देखो एक बार ये देखो, सेक्शन फर्स्ट जो है, सेक्शन फर्स्ट मैं वो इंस्ट्रक्शंस ले रहा हूँ जो ओरिजिनल पेपर में थी। तो सेक्शन फर्स्ट में 9 सवाल थे और एक सवाल 3 नंबर का था। 27 मार्क्स का ये सेक्शन है विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग, -1 फॉर ईच। अब हम इसमें डिसाइड करें कि हम कितना नंबर स्कोर कर पाएंगे, मतलब एक एवरेज बच्चा भी कितना नंबर स्कोर करने का वो है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से तो बड़ा इजी कैटेगरी में जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 गैप ऑफ मीटर ब्रिज। बड़ा शॉर्ट में अपना डायग्राम बनाए। एक गैप में क्या लगा रखा है? 2 ओम। दूसरे गैप में इन्होंने बोला है एक नॉन रेजिस्टेंस आर है लेकिन वो 2 से बड़ा है, ये बोला हुआ है, ठीक है। और ये मीटर ब्रिज की बैलेंसिंग वायर, ये आपकी बैलेंसिंग वायर जो भी है, नीचे सर्किट वर्किट बना होगा एंड इस तरह से। मान लो कहीं भी आपकी बैलेंसिंग लेंथ आई, अच्छा बताओ 50 से इधर आएगी या उधर जाएगी? ये बताओ मुझे। पहली बार 50 से इधर आएगी या उधर जाएगी बैलेंसिंग लेंथ? इधर, क्योंकि वो बड़ा है। प्रोडक्ट सेम होना, वो बड़ा है तो लेंथ छोटी होगी, तो ये इधर आएगी। ये लेंथ कुछ भी एल मानी है आपने, तो दूसरी बार कितनी बनेगी? तो बड़ी आसान इक्वेशन हम याद रखते हैं कि आमने सामने का प्रोडक्ट सेम, सीधा हम मीटर ब्रिज में याद रखने का तरीका है। तो R इंटू एल इज इक्वल टू 2 इंटू 100 माइनस L। एक इक्वेशन कोई भी बच्चा बना देगा। उसके बाद ये कहता है कि अगर आपने व्हेन दीस रेजिस्टेंसेस आर इंटरचेंज, जब आपने रेजिस्टेंस इंटरचेंज की तो बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया? 20 सेंटीमीटर। ना तो दोबारा डायग्राम बनाने का कोई फायदा है, बिकॉज डायग्राम बना के इक्वेशन बनाओगे सेम इक्वेशन बनेगी। ये इधर R करोगे ये L हो जाएगा, ये 2 करोगे ये 100 माइनस L हो जाएगा। इक्वेशन वही सेम आनी। तो इतना याद रखो, अगर आपने इनको इंटरचेंज किया तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ है वो उधर चली जाएगी। भाई आप ये इधर उठा रहे हैं, ये उधर, तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ उधर चलेगी। आपको ऐसे कंफ्यूजन लगे, आप डायग्राम में बना लो। इधर आपका R आया, इधर 2 आया, ये मीटर ब्रिज वायर है। अब जो नई बैलेंसिंग लेंथ है उधर चलेगी और वो इंटरचेंज होगी, तो ये कितनी होगी? 100 माइनस L और ये, तभी तो प्रोडक्ट सेम आएगा। क्लियर? इसमें भी बैलेंसिंग है मतलब गैलोमीटर का करंट 0 है, इसमें बैलेंसिंग है मतलब गैलोमीटर का करंट 0। अब एक इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है कि बैलेंस लेंथ कितना शिफ्ट हुई है, क्वेश्चन में दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ तो बढ़ गई। इस लेंथ में से ये लेंथ घटाओगे तो 20 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 100 माइनस L दैट इज L प्लस L3 कितनी शिफ्ट होगी है? 20। ये उधर गया 12, 80 इज इक्वल टू 12। L कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। और ये L 40 इसमें रख दो R लाने के लिए। R निकालना मुझे, तो R इंटू 40 बराबर 2 इंटू 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60। 0 0 2 से 2 2 से 3, तो R आपका आ गया कितना? 3। क्या इस पेपर की शुरुआत एक आसान सवाल से हो रही है? कि मेन में भी आ सकता है, तो ऐसा सवाल है जो जेई मेन में भी आ सकता है, जेई एडवांस में भी आ जाता है। क्लियर है ये चीज़? इसका मतलब कुछ तो ऐसे सवाल मिलेंगे। देखो हमारा टारगेट क्या हो इस बार के एडवांस 2022 में, सब्जेक्ट कट ऑफ तीनों की क्लियर हो। सब्जेक्ट कट ऑफ तीनों की क्लियर होने का मतलब है कि मैं कम से कम 10% पे जाऊँ। कितनी भी ली जाती है, कम से कम 10% पे, ठीक है। और कोई एक सब्जेक्ट मेरा बहुत ठीक हो जाए, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट बहुत ठीक हो जाए। बहुत ठीक का मतलब कुछ तो 80% है, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओ। तीनों की इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर दो, एक में थोड़ा बेटर कर दो, या दो में ठीक ठाक सा कर दो,
एक डाउन भी रह जाए कोई बात नहीं, आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप दोनों को मैं बता रहा हूँ, इनको बाकियों को तो मैंने कल बताया भी था, आप आ जाएगा आपको बता देता हूँ कि इतना भी कर लिया, क्वालिफाई भी कर गए और आपको किसी तरह से आईआईटी मिल गया, एक बार पुरानी आईआईटी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ब्रांच चेंज का ऑप्शन होता है, आप ब्रांच चेंज करके आगे अच्छी ब्रांच में जा सकते हो जो आप जेईई एडवांस के थ्रू रैंक नहीं ला पाए, 1 साल की वहाँ की मेहनत है और आप अच्छी ब्रांच ले जाओ। बच्चे तो 9.9 पॉइंटर तक ले आते हैं, 10 पॉइंटर भी ले आते हैं पूरा, तो आप 9 से ऊपर रहेंगे तो आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, ठीक ठाक 1 साल की मेहनत होगा। हमें पहला प्रयास ये करना है आईआईटी में घुसना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन आया था, अब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। अब बहुत से बच्चे जो कोचिंग लेते हैं या स्कूलों में भी इतने एक्सपेरिमेंट तो करवाए नहीं जाते, है ना, पैरेलल तो दिखाए नहीं जाते। तो ये आपसे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। कैसे? लेफ्ट में रहेंगे मतलब इमेज जो है राइट वो साइड, पता है आप खुद कैसे देख सकते हो, एक मिनट बताता हूँ। पैरेलल खुद कैसे देख सकते हो, पेपर में बैठे बैठे आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया तब भी आप कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें यूं था, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ एफ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर है, लैब में ऑप्टिकल बेंच होती है, लैब में ऑप्टिकल बेंच होती है जिस पे चीजें लग जाती हैं। तो ये आपने कॉनकेव मिरर लगाया। स्टूडेंट प्लेसेस द ऑब्जेक्ट पिन ए ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आपने ऑब्जेक्ट पिन ए वहीं पे एक ऑब्जेक्ट पिन ए फिक्स कर रखी है, दिस इज ऑब्जेक्ट पिन ए। तो पिन होती है ऐसी, दिखेगी आपको उसमें। The student looks at the pin and its inverted image from a distance, keeping his or her eye in the line with PA. P किसको बोला है? पोल को। अब ये सामने कॉनकेव मिरर है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट पिन है। आप सामने बैठ के टेबल पे देखोगे तो आपको हमेशा क्या दिखेगा? उसमें ऑब्जेक्ट पिन है, उसी की लाइन में बिल्कुल उसके ऊपर कोइंसाइडिंग दिखेगी। कोइंसाइड कर नहीं रहोगे उसमें, उसी की लाइन में कोइंसाइडिंग क्या दिखेगी? उल्टी इमेज। पहले मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया हो स्कूल में, क्या होता है? देखो मान लो ये ऑब्जेक्ट पिन है, सामने मिरर है, मैं सामने से देखूंगा मुझे एक उल्टी इमेज दिखेगी और मैं बिल्कुल सामने से देखूंगा तो यूं लगेगा मुझे तो कि जैसे ये बिल्कुल बाएं इसके ऊपर है, गैप हो, तब भी सामने से देखने में कैसे लगता है? ऊपर है। कैसे डिसाइड करते हैं इसके ऊपर है कि नहीं? आप थोड़ा इधर या उधर होकर देखोगे, अगर ये इसके ऊपर ही है, इधर जाओ ये दोनों साथ खिसकेंगे, इधर जाओ दोनों साथ, तो इसका मतलब ये इस पे लोकेटेड है। लेकिन अगर ये यहाँ बाहर है, यहाँ बाहर है, समझ रहे हो आप इस चीज को? अभी मेरे को एक लाइन में दिख रही है, जब मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो मुझे ये इमेज भी लेफ्ट साइड दिखती है। जब मैं राइट साइड आऊंगा, मैं हाथ से नहीं चला रहा हूं इसको, एक बार दोबारा से देखना, आप खुद देख सकते हो। ऑब्जेक्ट के सामने कहीं भी क्या है? इसकी एक इन्वर्टेड इमेज है, बिल्कुल एक लाइन में मैंने लगा दी। सामने से देखता हूं तो मेरे को एक लाइन में दिखते हैं। अब अगर मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो इमेज भी मुझे इस पेन के लेफ्ट में दिखने लगी, मैं बीच में एक लाइन में। राइट साइड आई तो कहाँ दिखने लगी? राइट में। ऐसा तब है जब इमेज ऑब्जेक्ट से पीछे बनी। ऐसा भी हो सकता है इमेज और ऑब्जेक्ट एक जगह बने, सेंटर पे ही ऑब्जेक्ट और सेंटर पे ही इमेज। अब आप चाहे लेफ्ट में चले जाओ और चाहे राइट में चले जाओ, आपको इमेज हमेशा किसके ऊपर दिखेगी? ऑब्जेक्ट पिन के ऊपर, ना वो लेफ्ट में जाती दिखेगी ना राइट में। ऐसा भी हो सकता है ये इमेज कहाँ बनी हो? थोड़ा पहले बनी हो, ऑब्जेक्ट से थोड़ा पहले बनी हो। अब अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो मुझे इमेज किधर दिखेगी? राइट। इस साइड जाऊंगा तो मुझे इमेज किधर दिखेगी? लेफ्ट में। तो 3 केस बनते हैं। अगर इमेज ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में बनी है, सामने देखने पे एक लाइन में दिखेगी, इधर मुंह करोगे लेफ्ट साइड तो इमेज भी लेफ्ट साइड दिख जाएगी, उधर मुंह करोगे तो इमेज भी राइट साइड। अगर एक जगह वो कोइंसाइड कर रहे हैं तो ना इमेज लेफ्ट में जाती दिखेगी ना राइट में। और अगर इमेज पहले है, ऑब्जेक्ट से भी इधर रहेगी,
तो आप लेफ्ट में जाओगे तो इमेज कहाँ दिखेगी आपको? राइट में। आप ये काम खुद चेक कर सकते हो, पेपर में बैठे बैठे खुद चेक कर सकते हो। क्या है, आपको समझ आ गया है क्या? देखो आपके हिसाब से मैं दिखाऊँ, ये यूँ सामने से, बिल्कुल सामने से देखो, ये एक जगह देखते हैं। मान लो ये इमेज पिन, ये ऑब्जेक्ट पिन और मैं मिरर, है ना। अब कोई बिल्कुल सामने है, कोई बच्चा बिल्कुल सामने आपसे कहा आपको ये इमेज इधर है, ठीक है, आप उधर जाओ उस साइड में, क्या आपको इमेज भी ऑब्जेक्ट के उधर की तरफ जाती दिखती है? क्लियर है। और अगर मैं इसको इधर रखता हूँ, अब आप उधर जाओ, अब इमेज अपोजिट साइड में जा सकती है। क्या समझ आ गया है? इसमें क्या किया है क्वेश्चन में, अपोजिट साइड में जा रही है कि सेम साइड में? अपोजिट साइड में जा रही है। अपोजिट साइड में जाती कब नजर आ रही है? जब ऑब्जेक्ट से भी आगे आपकी तरफ हो, मिरर से दूर हो आपकी तरफ, ठीक है। अब ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। इसकी टेबल वगैरह बना के याद करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे होती है, अभी तो उधर है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर पे आता है तो इमेज भी फोकस से सेंटर पे आती है, अभी भी उधर है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट सेंटर से फोकस पे जाएगा तो इमेज इधर होगी। ये वो केस है जब इमेज ऑब्जेक्ट से भी आपकी तरफ होगी और अब ऐसा मूवमेंट दिखेगा। समझ आ गया है? आपने एक्सपेरिमेंट नहीं भी किया, खुद पेपर में बैठे बैठे अपने कॉपी पेन से ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आइडिया हो कि होते क्या तब। तो अभी थोड़ा उसका फिर क्या आंसर बना? बी, कि भाई ऑब्जेक्ट तो कहाँ है? फोकस और सेंटर के बीच में, F और 2। अब बताओ, अगर इसी सवाल में अगर लिखा होता कि आप अगर लेफ्ट में जा रहे हो तो इमेज भी लेफ्ट में जाती दिख रही है। अभी तो लिखा है कि आप लेफ्ट में जा रहे हो तो इमेज राइट में शिफ्ट हो गई। आप लेफ्ट में और इमेज भी लेफ्ट में गई, इसका मतलब इमेज कहाँ थी? ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, यानी कि इमेज पास थी और ऑब्जेक्ट दूर था। ऐसा कब होगा? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से और सेंटर तक, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर तक हो। तो अगर ऐसा होता तो क्या आंसर आता है इसका? ऑप्शन पढ़ के बताओ। अगर ऐसा होता कि आप लेफ्ट में गए तो इमेज भी लेफ्ट में आ गई, तो क्या आंसर आना था? डी। और अगर ऐसा होता कि आप चाहे लेफ्ट में जाओ तो राइट में इमेज जहाँ है वही दिख रही है, तो फिर क्या आंसर आना था? सी। समझ गए होगी नहीं ढंग से? ऐसा क्वेश्चन तो कभी भी रिपीट हो सकता है। अच्छे सवाल है। आगे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन। अगर आता है आपको, आता है नहीं बता देता हूँ। तीसरा सवाल हम देख रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार इसमें जो सबने लाइक क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट, एक बार उनकी कैटेगरी भी तो बनाएंगे ना कि कितना हम स्कोर कर सकते थे। पहला क्वेश्चन मीटर बेस वाला होने लायक था। दूसरा, अगर आप कभी लैब में गए हो, कभी भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हो, तो 100% आपको हो जाता होगा। लैब में ना बच्चे लाइन लगा के देखते हैं उसको इधर उधर होके। क्या आप में से किसी ने लैब में कभी देखा ये ऑब्जेक्ट पिन, इमेज पिन इस तरह से? नहीं, हर्षित देखिए, मैंने करवाया था। तो बस, तो फिर देखा ये आपने नहीं, आपने तो लैब में नहीं गए, उसका ये नुकसान होता है। एकदम से एग्जाम में ना ये चीजें नहीं आती दिमाग में कि क्या है क्या नहीं। चलो कोई बात नहीं। सेकंड को हम थोड़ा मॉडरेट टाइप में डाल रहे हैं, 1 को इजी। सेकंड उनके लिए आसान था जिन्होंने किया। तीसरा आप देखिए, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m each are tied at the ends of a light string of length 2a। 2 पार्टिकल हैं, ये इस तरह से बंधे हुए और इस रस्सी की लंबाई टोटल 2a दिखा रखी है। होल सिस्टम इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द स्ट्रिंग हेड टाइट। दोनों इस सेंटर से a दूरी पे हैं। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्मॉल बट कांस्टेंट फोर्स। मिड पॉइंट को आपने वर्टिकली अपवर्ड खींचना स्टार्ट किया। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम 2x। इनिशियल सेपरेशन तो दोनों का कितना है, a और a 2a। आपने इसको वर्टिकली ऊपर खींचना स्टार्ट किया। ये कह रहे हैं उस वक्त
बताओ दोनों कुछ चल के आ चुके हैं, रस्सी यूं हो चुकी है, आप एक कांस्टेंट फोर्स F लगा रहे हैं, जब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना रह गया है 2x। आपको ये बताना है कि उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगी। तो चलेंगे तो ऐसे ही ग्राउंड पे चल रहे हैं, हम ये मान के चले कि यूं चल रहे हैं, ठीक है, ऊपर नहीं उठाएंगे, हमें एज्यूम करना होगा। ऐसा भी हो सकता है ऊपर खींच दे, ऊपर कब उठेगा ये, आमतौर पे दोनों टच होने के बाद फिर आप ऊपर उठा रहे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है ग्राउंड पे चलते वक्त की पूछिए। अगर कभी एंगल की जरूरत पड़े, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एक तो लेंथ, ये लंबाई बताओ कितनी है, ये a और ये x। तो अगर जरूरत पड़े तो ये क्या है, ये वाली लंबाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मैं अगर इसका एफबीडी बनाऊं, इसका मास वास दिया है क्या, हाँ m, इसका एफबीडी बनाऊं, देखो इस पे नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स mg, ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन, मान लो ये एंगल थीटा, ये भी कितना थीटा, ये टेंशन भी लग रही, ऊपर तो कंपोनेंट क्या होगा t cos थीटा, इधर कंपोनेंट t sin थीटा। मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि ग्राउंड पे रखा हुआ चल रहा है, तो n plus t cos थीटा इज mg, क्लियर। दूसरी इक्वेशन t sin थीटा इज ma, तो a मुझे चाहिए, a कितना आ गया t sin थीटा अपॉन m, t कहाँ से लाएं, ये तो आ गया t sin थीटा अपॉन m, अब t कहाँ से लाएं, यहाँ से। स्ट्रिंग तो मासलेस है, मासलेस चीज में चाहे एक्सेलरेशन भी हो तब भी उस पे नेट फोर्स कितना होता है, 0, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे ऊपर तो लग रहा है f, इधर t, इधर भी t, ये आपने एंगल कितना माना है थीटा, तो नीचे t cos थीटा और t cos थीटा जुड़ के कितना हो गया, इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इधर t sin थीटा और इधर भी कितना t sin थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बनेगी इक्वेशन, f बराबर 2t cos थीटा। क्यों बैलेंस कर पा रहे हैं, कि एक्सेलरेशन नहीं है रस्सी में, चाहे हो, रस्सी का मास कितना है 0, नेट फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, चाहे मास हो एक्सेलरेशन हो, मास कितना है 0, इसलिए नेट फोर्स भी 0, समझ गए हो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनी, f बराबर आ गया कितना 2t cos थीटा, तो t कितना आ गया f अपॉन 2 cos थीटा, ये उठा लो तो इसमें t की जगह जब आप रखोगे f अपॉन 2 cos थीटा, sin अपॉन cos क्या बनेगा tan थीटा, तो tan थीटा कितना इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर x अपॉन बेस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कौन सा आंसर आ गया आपका, बी। मैकेनिक्स का ये बहुत टफ सवाल नहीं है, क्योंकि जब आप न्यूटन्स लॉ वाला चैप्टर करते हो तो करके जाते हो शायद इस तरह के सवाल। मैं अभी आता हूँ आपकी बात पे, पहले बताओ कल किस से हो गया था आपसे हो गया, आपने किया नहीं था या हुआ नहीं, किया ही नहीं था ना, इसका मतलब अभी तो पेपर बचे हुए हैं लगभग, हमने अभी तक आज तक रैंडमली किए हैं ना, अब थोड़ा सा प्रॉपर वे में कर जाएगा पेपर तो थोड़ा ठीक रहेगा। एक पेपर का यूं भी आइडिया लगेगा कितने परसेंट हम कर पाए। हाँ अब आप आओ आपके सवाल पे, आप क्या कहना चाह रहे हो। एसीएम कांस्टेंट क्यों है, क्या बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अच्छा एसीएम है लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है, तो उससे आपका आंसर ए आ रहा है। कैसे, एसीएम तो देखो मैं बताता हूँ, एसीएम तो ऊपर की तरफ, कैसे होगा ऊपर की तरफ, आप सुनिएगा, इसका एसीएम ऑलमोस्ट 0 है, कारण क्या, अगर इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका भी कितना होगा, बाई सिमेट्री दोनों का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में कितना होना है, ए होना है, तो हर वक्त ही कैंसिल करे बैठे रहेंगे आपस में, क्लियर है।
जब तक ये ग्राउंड को टच कर रहे हैं, जब तक ये ग्राउंड को टच कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी है, तो अपने आप फोर्स को बैलेंस करवा के रख रहे हैं। टी का कंपोनेंट और नॉर्मल का कंपोनेंट किसको बैलेंस करवा के रख रहे हैं? mg को। एक्सेलरेशन दोनों में केवल कैसे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल, और वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन तो कुछ समय तक तो जीरो ही रहेगी। पहला डायग्राम इसमें 2m मास को बीच में रखते हो, राइट फोर्स ऊपर लग गया तो देखो पहले डायग्राम की अगर आप बात, ये मिटा दूं मैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप शुरुआती डायग्राम बनाओ, तो मैं एक बार शुरुआती डायग्राम का एफबीडी बनाता हूँ। पूरा मास कितना? 2m। आपने खाली एक फोर्स ले लिया है, इस पे तो कई फोर्स है, नीचे कितना? 2mg। एक ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। खाली एफ से थोड़ी एक्सेलरेशन आएगा, समझ गए ना? और ये ग्राउंड पे चल रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स कितना है? 0। एसीएम तो 0 रहेगा जब तक ये ग्राउंड पे टच है। आगे वही समझ जो ये पूछना चाह रहे थे। तीसरा सवाल, चलो मैं इजी टू मॉडरेट में हटा रहा हूं इनमें से। आते हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। क्या हुआ इसमें? ही डाउट है क्या? बताओ। हो गया फोर्थ, ये आसान है। सेल थ्योरम पढ़ी है हमने, उस तरह का है। सिलेंडर थ्योरम भी ऐसे होती है। सेल थ्योरम क्या कहती है? अगर आप यहां चार्ज देते हो तो अंदर फील्ड कितना होता है? 0। लेकिन अंदर अगर चार्ज देते हो, जैसे फोर्स 2 ले लीजिए, यहां चार्ज देते हो तो अंदर फील्ड कितना होता है? 0। लेकिन यहां चार्ज देते हो तो यहां फील्ड क्या होगा? नॉन जीरो। और फील्ड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। कुछ इस तरह का है। फोर्थ एक इजी क्वेश्चन है थ्योरेटिकल सा। A long hollow conducting cylinder is kept coaxially inside another long hollow conducting cylinder of large radius। चाहे स्फीयर के लिए ले लो, चाहे सिलेंडर के लिए ले लो, एक जैसे हैं। ठीक है, इस तरह का है, दोनों कंडक्टिंग है। बोथ द सिलेंडर्स आर इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो पहला ऑप्शन सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर। भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सिलेंडर तब आएगा जब फील्ड हो। अगर फील्ड 0 हो गया, अगर फील्ड 0 हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा? 0 होता है ना, dV बराबर माइनस E डॉट dr। यानी कि यहाँ E आना चाहिए, यहाँ E आना चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये चारों ऑप्शंस में बस यही कह रहे हैं कब तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और कब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो देखो सीधी सी बात है, आप अगर अंदर वाले पे चार्ज दोगे तो फील्ड आएगा, बाहर वाले पे चार्ज दोगे तो फील्ड नहीं आएगा। अंदर वाले पे चार्ज दोगे तो फील्ड आएगा, और फील्ड आएगा तो dV भी आएगा माइनस E डॉट dr। उसी से सिंगल करेक्ट, उसी से आंसर आ रहा है। पहला ही ऑप्शन देखो आप, अ पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर कब? व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द इनर सिलेंडर। अंदर वाले पे चार्ज दोगे तो बीच में फील्ड आएगा, फील्ड आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स, अगर आप बाहर वाले पे चार्ज दोगे तो बाहर फील्ड आएगा, अंदर फील्ड नहीं आएगा। तो सेकंड गलत। तीसरे पे चलते हैं, नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस। अगर आपने और ही अंदर रख दिया तो हर जगह फील्ड आ जाएगा, और फील्ड आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये गलत, ये कहते हैं नो पोटेंशियल। और चौथा, no potential difference appears between the two cylinder when same charge density is given to both the cylinders। अब ये कैसे गलत है ये बताओ। ये कह रहे दोनों पे सेम चार्ज डेंसिटी दे दी तो भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। आप दो स्फीयर लेते हो, यहाँ चार्ज दोगे और यहाँ चार्ज कितना है? इसके कारण बाहर रहेगा, लेकिन अंदर इसके कारण तो फील्ड होगा, और इसके कारण फील्ड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए हो? आपने दोनों पे चार्ज दिया तो इसके कारण तो बाहर होगा फील्ड, अंदर नहीं होगा, लेकिन अंदर इसके कारण तो फील्ड होगा। एक बार भी फील्ड आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आना है। क्या क्लियर हो गया है कि नहीं? सेल थ्योरम टाइप क्वेश्चन था, और वैसे आसान इसलिए था, पहला ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर मिल रहा है। हो गया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ डाल दिया है। मैं आपके हिसाब से ही बना के डाल रहा हूँ कि शायद बच्चों के हिसाब से होना चाहिए इस तरह से। 5वां, फिर देखो कितने सवाल का थ्योरेटिकल
मेंस में जेई मेन में इतने नहीं होते हैं, एडवांस में ये चीजें आ जाती हैं सिचुएशन से बन के। पांचवा सवाल देखिए, कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। फिर से बड़ा आसान, सबसे आसान सवाल। अरे न्यूट्रल स्फीयर है और इसके बाहर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और ये कह रहे हैं नेट चार्ज ऑन द स्फीयर क्या होगा। अरे भाई इंडक्शन हो भी गया, इधर जितना नेगेटिव आएगा, कंडक्टिंग है उधर उतना ही। इंडक्शन से तो कभी नेट चार्ज आता ही नहीं है, वो तो कुछ और आप करो। क्या ये बहुत आसान सवाल है कि नहीं? तीन ऑप्शन बड़े आसानी से गलत हो रहे हैं, नेट चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव और जीरो। बच्चा बस यूँ कंफ्यूज हो सकता है, तीन ऑप्शन नेगेटिव, उसके दिमाग आ जाए यार इनमें से कोई मिलेगा, नहीं तो ये बड़ा आसान सवाल है। पांचवा सवाल भी बहुत आसान है, ठीक है। टफ वाले तो हम लिख नहीं रहे, इजी मॉडरेट बस इनमें ही बात है। सवाल नंबर 6। वैसे कभी आरसी सर्किट हमने पढ़े होंगे, ये सवाल तो वैसे तो किया होगा, लेकिन ये अच्छा सवाल है। ये तो मैं ऑलमोस्ट करवाता हूँ जब भी आरसी सर्किट पढ़ाता हूँ। ये है एक अच्छा सवाल, आपसे किसी से हुआ ये 6 यूँ है। अगर आप लोगों ने अपने रेगुलर सीपीपीज भी कर रखे हों तो ये उसका ही एक पार्ट रहता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अक्सर आरसी सर्किट में ये वाला तो हम ले लेते हैं सर्किट समझाने के लिए, फिर भी मैं अभी समझा देता हूँ। सवाल नंबर 6 अच्छा सवाल था ये, जो भी IIT में आया था। देखो ये कहता है ए सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द स्विच एस ओपन। ये 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड। यहां ये 3 ओम और ये आपका है 6 ओम, और ये आपने कोई स्विच ले लिया XY के बीच में और एक बैटरी लगा दी 9 वोल्ट की। 9 वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी। ये कहता है कि अगर आप स्विच को क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज Y से X की तरफ चल के जाएगा। एक बात ये बताओ, ये कुछ नहीं दिया, स्विच वगैरह कोई अलग से नहीं है बैटरी साइड। तो ये जो सवाल है ये स्टेडी स्टेट के होते हैं। ये आपके सवाल स्टेडी स्टेट के होते हैं। स्टेडी स्टेट पे ओपन होता है कैपेसिटर की, शॉर्ट होता है डीसी ओपन। जस्ट आफ्टर कनेक्शन शॉर्ट। स्टेडी स्टेट पे क्या करना होता है? ओपन। ये बात तो याद रखो, ऐसा कोई भी सवाल आरसी का पूरे चांस होते हैं कि एडवांस में कोई बन के आ जाए। जस्ट आफ्टर कनेक्शन कहीं दिया हो, बैटरी जस्ट कनेक्ट किए तो ये शॉर्ट करना होता है, और स्टेडी स्टेट पे ओपन करना होता है कैपेसिटर को, ठीक है ना। डीसी की हम बात कर रहे हैं, एसी की नहीं। अब इसमें देखो ये कहते हैं कि अब जब भी ये एक गलती क्या हो जाती है बच्चे बहुत बार ना, कि वो फाइनल चार्ज निकाल के आंसर दे आते हैं, जबकि चार्ज ट्रांसफर्ड थ्रू स्विच पूछा हो, पहले उसका इनिशियल चार्ज देखना होता है बिफोर कनेक्शन और फिर उसका फाइनल। कई बार ये मिस्टेक करके आते हैं बच्चे, पहले इनिशियल चार्ज देखते हैं। इनिशियल चार्ज एक्स वाले पार्ट पे इनिशियली कितना चार्ज है, यहाँ तो कोई कैपेसिटर है ही नहीं, कैपेसिटर कहाँ है? एक्स वाली साइड है। इतने पार्ट पे ये इनिशियली कितना चार्ज है और फाइनली कितना चार्ज है, बस ये देखना है। सबसे पहली बात, इनिशियली कैपेसिटर आपका ओपन पड़ा है, ये तो अभी कनेक्ट है ही। करंट जो फ्लो करेगा वो कहाँ फ्लो करेगा? यहाँ करेगा। कितना है? दोनों सीरीज में हो गए, 6 और 3 9। करंट कितना जाएगा? 9/9। तो ये आपका करंट कितना गया? 1 एम्पियर। करंट अगर 1 एम्पियर गया तो पूरे के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ये तो बीच में तो जुड़ा ही नहीं अभी। पूरे के पास 1 एम्पियर गया, 9 ओम, तो 9 वोल्ट हो गया ये नीचे वाला, यानी कि ऊपर भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचा है दोनों के पास। और ये दोनों सीरीज में है, जुड़े पड़े आपस में, दोनों सीरीज में। अभी बीच की कोई ब्रांच नहीं है, बीच में ब्रांच हो तो अलग बात हो जाती है। अभी ये दोनों किसमें है? सीरीज में। सीरीज में चार्ज सेम होता है और वोल्टेज का फॉर्मूला कैपेसिटेंस में होता है Q/C। सीरीज में चार्ज सेम है, यानी कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C।
तो अगर मैं कहूँ इसके पास V1 है, इसके पास V2 है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो V1 by V2 इनवर्सली, तो 6 by 3, 2 by 1 हो गया। कितनी है टोटल वोल्टेज? 9 के 3 हिस्से कर दो, 3 वोल्ट, 2 हिस्से उसके पास, यानी कि यहाँ 6 वोल्ट है, तो यहाँ कितना वोल्ट है? 3 वोल्ट। यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है। 6 वोल्ट अगर है, कितना चार्ज स्टोर हो गया? CV 6 into 3, यानी कि इधर 18 माइक्रो कूलम मिलेगा और इधर -18। इस पे देखो 3 वोल्ट है, CV 6 गुना 3, इधर +18 और इधर कुछ बच्चे तो इसलिए बच गए उस साल। इस पार्ट पे नेट चार्ज कितना है? 0 आ गया, है ना। इस सवाल में तो नेट चार्ज 0 आना था। कोई ऐसी भी सिचुएशन बन के आ सकती है जिसमें नेट चार्ज क्या हो? नॉन जीरो। अब कुछ बच्चों ने केवल फाइनल निकाल लिया और बोले इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। वो क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियल चार्ज कितना है? 0। ऐसी भी कोई सिचुएशन बन के आ सकती है जब पहले से चार्ज पड़ा हो। समझ गए ना ये चीज? इनिशियल चार्ज निकालना आ गया? कोई डाउट इसमें? समझ आ गए? ये दोनों सीरीज में थे, अभी इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। तो फिर अब क्या फर्क पड़ेगा? अब दूसरे डायग्राम में इनिशियल है, फाइनल है 18। ये इनिशियल चार्ज है बिफोर क्लोजिंग दिस स्विच। फाइनल का मतलब होगा आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच। चलो मैं स्टेडी स्टेट बनाऊंगा जब आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज करते ही एक फर्क आना है, ये एक पॉइंट बन गया। अब ये दोनों सीरीज में नहीं रहे। अब ये और ये किस में हो गए? पैरेलल में। और ये किस में हो गए? पैरेलल। पहले वो दोनों सीरीज में थे और पूरे के साथ पैरेलल में था। पूरे के पास कितने वोल्ट है? 9 वोल्ट, ऊपर भी 9। करंट पे 1% फर्क नहीं आना, क्योंकि आरसी सर्किट में स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर तो क्या पड़े रहना है? ओपन डीसी पे। करंट पे 1% फर्क नहीं आना। ये भी ओपन, ये भी ओपन। करंट अभी भी कितना रहेगा? 1 एम्पीयर। लेकिन अब अलग अलग वोल्टेज देखनी होगी। इसके पास कितना? I into R 3 वोल्ट। इसके पास कितना? 6 वोल्ट। ये कनेक्ट करते ही ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल। अब इसके पास 6 वोल्ट नहीं रहा, अब इसके पास कितने वोल्ट हो गया? 3 वोल्ट। दोबारा बना के दिखाऊं क्या डायग्राम? या आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? अब इसके पास देखो, अभी तक तो ये ऐसा था, अभी तक तो ऐसा था, इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं। मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आपने क्या किया? जैसे ही बीच वाला कनेक्ट किया, ये और ये पैरेलल में हो गए, ये और ये पैरेलल में हो गए। करंट पे 1% भी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये दोनों ओपन ही है। स्टेडी स्टेट पे दोनों ओपन है। ये एक्स वाई, ये 3 ओम, ये 6 ओम। तो करंट अभी भी ऐसे ही जाएगा और कितना जाएगा? ऊपर नहीं जाना करंट, ठीक है ना, 1 एम्पियर। लेकिन अब ये दोनों पैरेलल में, सीरीज में नहीं बचे। इसके पास कितना वोल्ट? 3 into 1 3। तो इसके पास भी कितना? पैरेलल में है 3 वोल्ट। इसके पास 6 वोल्ट, तो इसके पास भी 6 वोल्ट। अब नए चार्ज लिखो, नए चार्ज। CV 3 into 3 9, इधर +9 माइक्रोफैराड और माइक्रोकूलम, सॉरी, और इधर -9 माइक्रोकूलम। और इस पे लिखो 6 into 6, CV 6 into 6 36 माइक्रोकूलम, -36 माइक्रोकूलम। इतने पार्ट पे देखो, यही था बस हमारा एक्स वाला पार्ट। पहले एक्स वाले पार्ट पे 18 -18 कितना चार्ज था? 0। अब एक्स वाले पार्ट पे 36 और -9 27। तो आया कहां से वो चार्ज? किसने सप्लाई किया? वाई ने। तो y to x जो चार्ज चल के आया वो कितना है? 27 माइक्रो। अच्छा ये सवाल तो है ना। आपको सर्किट की पूरी समझ होनी चाहिए कि कैसे है। ये भी पता होना चाहिए कि कैपेसिटर ओपन करने होते हैं। फिर ये पहचानना था कि पहले वो सीरीज में थे और बाद में एक के साथ पैरेलल थे। एक बार घर जाके फिर दोबारा से आप देख लेना। एक एक पेपर, मैं कह रहा हूँ 15 दिन में एक एक पेपर हमें बिल्कुल याद हो जाए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था इस तरह से। चलिए आगे बढ़े। मैंने इसको
सिक्स को हटा दिया, कोई बात नहीं, किसी से होता किसी से नहीं होता, इस तरह से। कुछ नोट कर रहे हो बेटा? कुछ हो गया? कर रहे हो? करो। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत आसान सा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इजी क्वेश्चन। आप देखो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे हो जाएगा। A ray of light traveling in water is incident on its surface open to air. ये वाटर है और ऊपर एयर है, इस तरह का है। ये मैंने नॉर्मल बना दिया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल नहीं है अभी। अगर क्रिटिकल एंगल होता या उससे ज्यादा होता, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता तो PIR ही हो जाता, सारी की सारी रे किधर रह जाती? अंदर। अभी तो रे कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी। क्लियर है? अभी तो जो रे है वो बाहर निकलेगी। लेकिन जब भी कोई ऐसी इंटरफेस आती है, आप कभी देखना, सामने ग्लास भी हो ना, सामने ग्लास है, मान लो रूम में ही कोई ग्लास है, आप देखोगे उस ग्लास में तो आपको बाहर के पेड़ पौधे भी दिखते हैं और अपनी इमेज भी दिखती है। अब खिड़की में से कभी झांकना, ग्लास लगा है, बाहर की चीजें भी दिखेंगी और खुद भी दिखेंगी। मतलब आपसे जाने वाली लाइट वापस रिफ्लेक्ट भी हुई है और बाहर से आने वाली लाइट अंदर रिफ्लेक्ट भी हुई है। तो ऐसे इंटरफेसेस पे जहाँ मिरर ना हो, बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन अकर। क्लियर है? दोनों पार्ट हो, तो कुछ ना कुछ पार्ट तो अंदर आएगा। कितने एंगल पे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से थीटा एंगल पे। अब एक बार इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ओनली रिफ्रैक्टेड रे एंड नो रिफ्रैक्टेड रे, गलत ये तो। दूसरा, ओनली रिफ्रैक्टेड नो रिफ्लेक्टेड, ये भी गलत। पहले वाला कब सही होता? ओनली रिफ्लेक्टेड, अगर थीटा ग्रेटर देन होता क्रिटिकल एंगल, तो ये सही होता। यानी कि अब इन दो में ही बचे, एक रिफ्लेक्टेड रे भी बनेगा और एक रिफ्रैक्टेड रे भी बनेगी। लेकिन उनके बीच का जो एंगल है, एक में कह रहा है 180 - 2 थीटा से बड़ा है और एक में कह रहा है 180 - 2 थीटा से छोटा है। ये अब ये हम कैसे डिसाइड करें? ये देखो, ये पूरी मैंने स्ट्रेट बनाई। किस किस के बीच का एंगल कह रहे हैं? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये इन्होंने पूछा है। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, और ये बात कर रहे हैं कि ये 180 - 2 थीटा से कम होगा या ज्यादा होगा। ये रे किधर बेंड हुई? वाटर टू एयर जो ये तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये थी इंसिडेंट रे, ये थी इंसिडेंट रे, ये एंगल 2 थीटा, तो ये पूरा कितना? 180 - 2 थीटा। तो ये पूछना है, इधर मुड़ गई तो क्या हो गया? ये एंगल लेस देन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई होती तो ग्रेटर देन 180 - 2 थीटा। क्या ये आसान सवाल है कि नहीं? केवल आप डायग्राम बनाओ, वहां से सोचने में आ रहा है, ठीक है। 7th इजी क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 8। 8वें सवाल पे हम चलते हैं। अच्छा, 7वें सवाल में मैं एक और बात पूछूं, अगर यूं होता कि रे इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, हाँ, तो किधर बेंड होती? अवे फ्रॉम द नॉर्थ, तो फिर ये डी हो जाता आपका। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है उस केस में, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। चलिए 8 पे चलते हैं। रेडियोएक्टिविटी बोलो या न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन बोलो। इन द ऑप्शन गिवन बिलो, लेट E डिनोट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस एंड N ऑफ अ न्यूट्रॉन, देन द करेक्ट ऑप्शन इज। देखो, इसकी इक्वेशन बनाओ, ये हो क्या रहा है
इसकी इक्वेशन बनाओ। तो ये 8वें सवाल में दिखाना चाह रहा है। 8वें सवाल में ये कह रहा है कि एक यूरेनियम 92-236 है। मैं ऑप्शंस देख के बात करूं, और कुछ नहीं है इधर, और कुछ भी नहीं है इधर, मतलब ये रेडियो एक्टिविटी होगी। इससे जो प्रोडक्ट बने वो बने 53-137 प्लस 39-97 एंड प्लस 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर होता है 0। एक बार चेक करो कि जोड़ के पूरे हो रहे हैं क्या। 236 यूरेनियम 236 दे रखा है। एक मिनट, ये जोड़ना 9 और 3 12, 5 और 3 8 9। नीचे तो हो रहे हैं, नीचे तो हो रहे हैं, ऊपर न्यूट्रॉन वाले ज्यादा आ रहे हैं। न्यूट्रॉन वाले ज्यादा आ रहे हैं ना। तो ये यूरेनियम कौन सा होगा? 230। अभी तो ठीक है, क्लियर है, 238 होगा। कोई बात नहीं, तो रिएक्शन के हिसाब से जो भी है, हर एक में सेम रिएक्शन है, हर एक में मास डिफेक्ट होते हैं। मास डिफेक्ट ही हो, नंबर में डिफेक्ट नहीं होता है, मास डिफेक्ट होगा, वो एक अलग बात है। आप चेक करो क्या सब में ये न्यूट्रॉन वाली दिक्कत आ रही है क्या? क्या सब में न्यूट्रॉन वाली दिक्कत आ रही है? सेकंड में ये कहता है नंबर एक बार काउंट करके देखो, ओनली नंबर काउंट कर लो सब में। तो एक्चुअली यूरेनियम 238 होगा। मैं एक बार उस साइट वाला जो पेपर था वो देखो, कोई नहीं, उसमें छपा 236 आ रहा है, 238 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। भाई जब भी ये रिएक्शन होती है, रेडियो एक्टिविटी अपने आप होने वाला फिनोमेना, अपने आप अगर फिनोमेना होगा तो क्या होगा, ये चीजें कुछ एनर्जी के साथ बाहर आती हैं, कुछ एनर्जी ये भी लेके आती है, कुछ एनर्जी ये भी लेके आती है। मतलब हमेशा अपने आप अगर कोई प्रोडक्ट हो रहा है, कोई चीज हो रही है, तो इसका मास ज्यादा होगा किससे? इन सब से। तभी तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई होती है, और वो किस फॉर्म में आती है? इनकी प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में। कोई भी रिएक्टर में हीट वगैरह बन जाती है, तो इसकी जो रिएक्शन बनेगी ना, एग्जैक्ट रिएक्शन, एग्जैक्ट मास एनर्जी इक्वेशन की रिएक्शन ये बनेगी मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इनटू c² बराबर मास ऑफ आयोडीन न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ y प्लस मास ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू c² प्लस जो एनर्जी आपकी रिलीज। ये इक्वेशन होती है रेस्ट मास एनर्जी की। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें? दिख रहा है आसानी से भाई, ये चीज बड़ी है इससे, क्योंकि कुछ एनर्जी रिलीज होनी होती है। इसका मतलब ये मास जो है, रिएक्टेंट का मास रेडियो एक्टिविटी में बड़ा होगा किससे? प्रोडक्ट के मास। 236 आना चाहिए। क्या 236 ही आ रहा है जुड़ के? कैसे? 7 और 7 14, हाँ सही है भाई, 236 ही आ रहा है। 7 + 7 14। आप कह रहे थे न्यूट्रॉन की दिक्कत आ रही है। 7 + 7 14, 14 + 2 6 ही आ रहा है। 6 इन्होंने 6 किया ना, मेरे को लगा कि वो जुड़ने में कहीं दिक्कत आ रही, तो मे भी 238 हो, लेकिन जुड़ने में सही आ रहा है 236 के हिसाब से। ठीक है, ये सवाल जोड़ घटा पे था नहीं, ये सवाल केवल इस बात पे था, केवल इस बात पे कि रिएक्टेंट का मास रेडियो एक्टिविटी में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या 8वां एक इजी क्वेश्चन में डाला जा सकता है ना? 9th ये एटम वाले चैप्टर से, 9th क्वेश्चन आपका आ गया एटम वाले चैप्टर से।
द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ एक्स स्पेक्ट्रम इज 122 नैनोमीटर। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं, ये एनर्जी n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, and last है n tends to infinity। लाइगन सीरीज होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में, वामर सीरीज होती है इंफ्रारेड विजिबल रीजन में, और उसके ऊपर वाली सारी किस्में होती है